नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। अपना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जो सीरीज चल रहा है, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज इन सबको मिक्स करके चल रहा है आपका। डेली आपको वहां पर जो मैंने कमिट किया था उस अनुसार आपको वीडियो मिल रहा है। ठीक है, बीच में आपने कहा सर ग्रेड 2 वालों को छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं छोड़ा बेटा आपका। वहां पर पहले 4th ग्रेड का हमने कमिटमेंट पूरा किया, 4th ग्रेड की सारी क्लासेस अपलोड कर दी है, बच्चों को फायदा हो रहा है आपका वहां पर। और अब आपकी सारी क्लासेस हैं टिल द एग्जामिनेशन आपकी चलेंगी। उसके बाद में आगे चलकर L1 मेंस और L2 मेंस की सीरीज स्टार्ट की जाएगी। मेरे शब्दों पे जाना, जैसे ग्रेड 2 की एग्जाम हो जाती है उसके तुरंत बाद में L1 मेंस और L2 मेंस हैं, ठीक है, उसके इसी तरीके से क्वेश्चंस की क्लासेस स्टार्ट वहां पर की जानी है। और इन्हीं को हम वहां प्लेलिस्ट में एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं और साथ में आपका जो फ्री एमसीक्यूज बेच है आपका वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपना डिजिटल एप्लीकेशन है डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश प्ले स्टोर के अंदर, वहां भी दे रहे हैं। वहां भी इसका कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। तो यहां जो पार्ट 27 है इसके अंदर अपन अगले क्वेश्चन पे वहां पर बेटा जी आ रहे हैं। अब इसमें देखो जरा, अगले क्वेश्चन में पूछा क्या, टू होम डिड टीएस एलियट डेडिकेट हिज पोइम द वेस्टलैंड। कि जो द वेस्टलैंड, पिछली ही क्लास में मैंने बताया था कि वेस्टलैंड लिखा हुआ किसका, आपका वहां पर टीएस एलियट का है। तो टीएस एलियट ने अपना ये जो पोइम है किसको डेडिकेट किया, किसको समर्पित किया, तो आपको बता चुका हूं पिछली ही क्लास में, एजरा पाउंड को किया। ठीक है, 434 लाइंस का है। एजरा पाउंड ने बताया कि उन्हें कितनी लाइंस रखनी है, कैसे कैसे इसको मैनेज करना है। मेरी हचिनसन, उन्होंने इसे टॉम्स ऑटोबायोग्राफी कहा था। अगले क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। जब आप चयन की बात करते हैं, आपका मतलब एसजीपीटी होता है ना, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और टेस्टिंग, उसके अंदर सिलेक्शन वाले पार्ट में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसे हम शामिल नहीं कर सकते, मतलब बच्चों को कौन सा मैटर पढ़ाना चाहिए। तो बेटा ये देखो, अवेलेबिलिटी, मैटर उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्धता बिल्कुल होनी चाहिए। टीचेबिलिटी, पढ़ाने योग्य बिल्कुल होना चाहिए। लर्नेबिलिटी, अधिगम योग्य, सीखने योग्य बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे मैटर को काम में नहीं लेंगे जो केवल हल्के स्तर की, सस्ती स्तर की लोकप्रियता वहां पर शामिल कर रहा हो। तो इसमें बेटा ये चीज नहीं आएगी, कौन सी, पॉपुलैरिटी। बाकी तीनों हिस्से प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। 43 में, इन प्रिंसिपल ऑफ, इस सिद्धांत में, द मटीरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर एंड रेलेवेंट टू द रियल लाइफ। यहां से विद द बीच में स्पेस आएगा बेटा आपका, कि ऐसा सिद्धांत बताओ टीचिंग का जिसमें जो सामग्री है वो उस अनुपात में होनी चाहिए। देखो प्रेपोजिशन सीखोगे आप, यहां इन आ रहा है, यहां विद आ रहा है। अगर अकॉर्डेंस आ गया ना तो उसके पहले फिक्स्ड प्रेपोजिशन या इर्रेगुलर पैटर्न में इन आता है, उसके बाद में आपका विद आता है। तो लर्नर या अधिगमकर्ता के परिपक्वता के स्तर के आधार पर उसकी सदृश्यतात्मक स्थिति है, उसके यथार्थ जीवन के आधार पर अगर उसे पढ़ाया जाए तो किस प्रकार का मटेरियल वहां पर काम में लिया जाना चाहिए, उसमें कौन सा सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि मैं कौन सा मैटर सेलेक्ट करूं जो इस बच्चे के काम का है, साथ में उसे सिंप्लीफाई करूं, आपका सरलीकरण करूं, फिर उसे पढ़ाऊं। तो मोटी सी बात कि पहले मैटर का सिलेक्शन करो, फिर ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब स्तरीकरण करते हुए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाओ, सरल से जटिल की तरफ ले जाओ, नॉन टू अननॉन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाओ आपका वहां पर, ठीक है। या फिर अपने पास ये कह सकते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लेकर जा सकते हो आपका वहां पर, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर जा सकते हो, वास्तविक से आपका वहां पर कल्पना की तरफ भी बढ़ सकते हो, और यहां तक कि उसे सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में प्रेजेंट करोगे। तो ये मैटर आता है बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उन चीजों को देखने के लिए। इसमें टेस्टिंग, टीचिंग, ग्रामर, टीचिंग, पोएट्री, इनका कोई रिलेशन नहीं। यहां आंसर तो बिल्कुल सही दिया अपने पेपर सेटर ने, बाकी 3 ऑप्शन अच्छे नहीं छाट पाया। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द क्राइटेरियन। बेटा क्राइटेरियन सिंगुलर है, एक वचन है, क्राइटेरियन का प्लूरल होता है क्राइटेरिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, अगेन एंड अगेन, रिपीट करना, रेफर टू इन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में, जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में एक चीज पढ़ी थी, यहां पर कौन कौन सा, अवेलेबिलिटी है, टीचेबिलिटी है, लर्नेबिलिटी है। अब उसमें एक चीज और जोड़ दो बेटा, कौन सा, आपका फ्रीक्वेंसी वाला, उसे भी आपका वहां जोड़ा जा सकता। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार एक चीज को कितनी बार आगे लाया जा सकता, कितनी बार रिपीट किया जा सकता। तो आप तो इसमें रिपीट वर्ड देख लो ना, हाउ मेनी सिचुएशंस इट कवर या इट कवर्स, सिचुएशन की कोई बात नहीं इसमें। हाउ मेनी मीनिंग्स डज इट कन्वे, मीनिंग्स की कोई बात नहीं है। तो इसमें बात होनी चाहिए रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब रिपीटेड नेचर से, या रेपिटेशन की बात होनी चाहिए। वो किसमें मिलेगा, इस वाले पार्ट में, हाउ ऑफन इट कैन बी रिपीटेड, कितनी दफा, कितनी बार इसे दोहराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, which of the tests are based on the behavioral view of language learning। यहां पर ये अमेरिकन स्पेलिंग लिखा गया, अगर ब्रिटिश स्पेलिंग बेटा आप यहां पर लिखते हैं
तो ये इस तरीके से आपका चला जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा बिहेवियरल। बिहेवियरल इस तरीके से, ये नीचे वाला ब्रिटिश में, ऊपर वाला अमेरिकन में है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परख है जो कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण, रवैये या उपागम पर आधारित है जब भाषा का अधिगम आपका करवाया जाता है? मतलब जिसमें आपका डेविड ईस्टन वाला पार्ट कह सकते हैं, या फिर अपने पास में कहीं ना कहीं बीएफ स्किनर का जो बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी है उसका पार्ट देखने को मिल सकता है। तो कौन सा ऐसा है जिसमें व्यवहार से जुड़ी हुई चीजें आती हैं? तो एक तो ऐसा ट्रेडिशनल में परंपरावादी चीजें व्यवहार को महत्व नहीं देती हैं। क्लाउस टेस्ट जो खालिस्तान वाले आते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड, सूटेबल वर्ड पूछते हैं, वो इसमें नहीं आएगा। ग्लोबल टेस्ट वैश्विक आधार पर, तो ये आइडियलिस्टिक हो गया, व्यवहारवादी इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टेस्ट के आइटम्स जो डिस्क्रेटी हैं, मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन आपके विवेक पर, आपकी समझ पर आधारित होते हैं, तो विवेक और समझ पर आधारित होने वाले कैसे रहेंगे? आपका बिहेवियरल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, द स्टडी मटेरियल शुड बी, जो अध्ययन सामग्री है उसे सेलेक्टेड, चुना जाना चाहिए। ठीक है, सिलेक्टेड आने का मतलब वही सिलेक्शन वाला पैटर्न है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब सेलेक्टेड किसके आधार पर होना चाहिए वो देखो जरा आपका, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द लर्नर, जहां पर अधिगमकर्ता की उम्र क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, अधिगमकर्ता की उम्र के आधार पर आप उसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मतलब अधिगमकर्ता के सीखने योग्य है। अब जो चीज बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही चीज एलडीसी के बच्चों को पढ़ाऊं, नहीं समझ में आई। ठीक है, यही चीज बेटा मैं पटवार या फिर आपका वीडियो के बच्चे को पढ़ाऊं, नहीं समझ में आएगी। 4th ग्रेड के बच्चे को पढ़ाऊं, नहीं समझ में आएगी। तो आपके लिए चीज सीखने योग्य, अधिगम योग्य, प्राप्त करने योग्य, अंदर इनहांस करने योग्य होती है, उसे बेटा अपन किसका नाम देते हैं? लर्नेबिलिटी। मतलब आपके सीखने योग्य होनी चाहिए, आपकी उम्र के मुताबिक, आपके आईक्यू के मुताबिक, आपके सिनारियो पर्सपेक्टिव के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट पे, हाउ इजीली द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के मायने यहां किससे लिए जाएंगे? जो आपका पढ़ाने वाला है उसे यहां क्या बोला गया है? इंस्ट्रक्टर बोला गया। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचिंग और इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है टीचर। तो यहां आसानी के साथ में एक अध्यापक कैसे एक्सप्लेन या व्याख्या कर सकता है, टीच पढ़ा सकता है। समथिंग रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ, जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपका जरूरी हो, मतलब खाली हाथ ना रखे, कुछ ना कुछ पढ़ाए, तो उस सिद्धांत को हम वहां पर क्या कहेंगे? मतलब कितना आसानी के साथ में वो पढ़ा सके। जब आसानी से अपन सीखने की बात करते हैं वो आता है लर्नेबिलिटी में, और आसानी से पढ़ाने की बात करते हैं वो आता है टीचेबिलिटी में। टीचर को उस टॉपिक को हाथ लगाना चाहिए जो आसानी से पढ़ा सकता है, खुद संतुष्ट हो जाए, उसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जिसे वो पढ़ा नहीं सकता, कंफर्टेबल जोन में नहीं रहता है। कई बार लोग अपन मारवाड़ी में कहीं बात हेडो कर ली ना, वो भी मैं पढ़ा देशू, वो भी मैं पढ़ा देशू। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक एक टीचर 5-5, 6-6, 7-7 सब्जेक्ट ले रहा है। आपने छोटे लेवल पे देखा होगा गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, कि एक टीचर कह रहा है कि सभी विषयों का ट्यूशन यहां करवाया जाता है। वो हिंदी भी आपको पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश भी आपको पढ़ा रहा है, वो मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है, संस्कृत भी पढ़ा रहा है, सोशल साइंस भी आपको पढ़ा रहा है, 6 के 6 विषय आपको पढ़ा रहा है। और हद तो तब हो गई भाई, +1 में +2 में आने के बाद में बच्चे को फिजिक्स भी वही पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री वही पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स वो पढ़ा रहा है आपका। ठीक है, कभी कभी तो बायोलॉजी है या बायोलॉजी, उसको भी हाथ लगा देता है। तो ये जो ऑलराउंडर नाम की बीमारी है एक, हरफन मौला वाली, यहां वो टीचर किसी भी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होता है। फोरे अंदाज में ऊपर ऊपर की चीजें सारी बता देगा, लेकिन डेप्थ में कहीं पर उसकी विषय विशेषज्ञता नहीं आती है। इनका कंपैरिजन उस फिजिशियन के तौर पर होता है जो आपकी सभी बीमारियों का इलाज कर देता है, अस्थमा से लेके हार्ट अटैक तक की बीमारियां वो निपट लेता है। हालांकि इलाज प्रॉपर वे में किसी का भी नहीं करता है। एक्चुअल के अंदर जो पीजी किए हुए हैं, एमएसएमडी किए हुए हैं, वो एक छोटी सी बीमारी है, एक छोटा सा अंग होता है, उसी पर काम करते हैं, बाकी जगह काम नहीं करते हैं। अपन कहते हैं ईएनटी, ठीक है, 3 को संभाल रहा है, नहीं, एक्चुअल में ई का अलग होगा, एन का अलग होगा, टी का अलग होगा, नोज का अलग है, ईयर का अलग है, थ्रोट का अलग है, तब जाके वो स्पेशलाइजेशन होता है। तो टीचिंग में भी टीचेबिलिटी कब आएगी? जब आप स्पेसिफिक नेचर पे जा रहे हो। आपका एक से ज्यादा विषय डील करने का मतलब आपको कोई सा विषय वहां पर पूरा नहीं आता है, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो और सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा वहां पर कर रहे हो। मैं कहूं कि मेरे पॉलिटिकल साइंस रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, हिंदी लिटरेचर रहा है, संस्कृत लिटरेचर रहा है, मेरे ये रहा वो रहा, ऐसा पढ़ा वैसा पढ़ा, अब मैं आपको 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाने चालू कर दूं, मैं किसी के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। मेरा मेन जो टारगेट है वो किसका है? आपका इंग्लिश का, ह्यूमैनिटीज के अंदर। अगर मैं इस पे फोकस करता हूं तो कहीं कमी भी रहती है, तो इसको भी सुधारा जा सकता है। आप 4 जगह हाथ मारेंगे,
कहीं पर सफल नहीं हो पाएंगे। एक साथ दो नावों की सवारी नहीं की जा सकती है, तो एक साथ पांच पांच छह छह नावों की सवारी कैसे की जा सकती है? तो ये ऑल इन वन, आपने पहले छोटे बच्चों के रूप में देखा होगा, पासबुक आती थी ऑल इन वन। ऑल इन वन में सारा मैटर अच्छा नहीं आता था, और जो सेपरेट सब्जेक्ट वाइज आती थी उसमें पूरा डेप्थ के साथ में आपका मटेरियल, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में एग्जैक्ट कंटेंट आपको दिया जाता था। तो एक टीचर है अगर बेटर तरीके से पढ़ाए तो उसे टीचेबिलिटी का प्रिंसिपल वहां पर सहारा देता है। नेक्स्ट पे आओ, विच प्रिंसिपल इंश्योर्स, कौन सा सिद्धांत इस बात के लिए आश्वस्त करता है, कौन सा सिद्धांत आपको इस बात की गारंटी या प्रत्याभूति देता है दैट सिलेक्टेड आइटम्स की जो चयनित हिस्से हैं, चयनित भाग है, विल बी हेल्पफुल, वो मददगार साबित होंगे इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, किसमें, यथार्थ जीवन के संप्रेषण के अंदर, जो जीवन में काम आने वाले हैं उसके लिए कौन सा सिद्धांत आपको इस चीज का विश्वास दिलाता है। तो काम में आने का मतलब आपके लिए यूजफुल है, ठीक है। टीचेबिलिटी अपन पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी अपन पढ़ चुके हैं, ग्रेडेशन है बेटा, इसको दूसरे वर्ड में अपन क्या कह सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं। बच्चा ये याद रख लेना, वहां पर कई बार सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसका मीनिंग क्या है, सिंप्लीफिकेशन या फिर टू सिंप्लीफाई, ठीक है। इस तरीके से इसे आपका वहां पर रखा जा सकता है। तो इसमें आंसर अपने आप मिलेगा, जो उपयोगिता पर आधारित होता है उसे कहा जाता है यूजफुलनेस। क्या कहा जाएगा, यूजफुलनेस। 49 पे आओ, द प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी, जो आपके सीखने योग्य सिद्धांत है, मींस इसका अर्थ है दैट वी सेलेक्ट, कि हम चयन करते हैं, और चयन किसका करते हैं, लर्नेबिलिटी में कौन सा पार्ट चुनेंगे, कौन सा टॉपिक वहां पर चुनेंगे बेटा, वो सुनो। आपका ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश जो बड़े आसान होते हैं अधिगम करता या सीखने वाले विद्यार्थी, बालक या बालिका या छात्र या छात्रा के लिए, जो सीखते हैं उसके वर्तमान स्तर पर कि उनकी एज क्या है, उनका आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या है, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, जो आपका आप निकालते हो ना मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, स्लाइड बाई 100 वाला नियम लेते हो, बिने वाला, टर्मन वाला, उसके आधार पर आपको कंटेंट उनको देना होता है, और वहीं पर बच्चा उसे सीखता है। केवल व्याकरण के नियमों तक आधारित नहीं है, केवल समान स्थितियों पर आधारित या समान शब्दों पर आधारित नहीं है, जटिल संरचनाओं पर तो बिल्कुल भी आधारित वहां पर नहीं है। आज का लास्ट का सवाल, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता का जो सिद्धांत है, सजेस्ट, हमें सुझाव देता है। किस बात का बेटा सुझाव देता है वहां पर आपका, वी शुड सेलेक्ट वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स की, हमें ऐसे शब्द, ऐसी संरचनाएं चुननी चाहिए जो कैसी होती हैं, फ्रीक्वेंसी बार बार आने वाली का मतलब रिपीट होना जरूरी है इसी पेपर में, और जो हमने सवाल चूज किए उस क्लास के अंदर पेपर सेटर क्या कर रहा है, एक ही चीज को दो बार पूछ रहा है। देख लो 41 से 50 के अंदर ये उन्हीं का क्रम है, उसमें इन्हीं 10 सवालों में एक सवाल क्या हो रहा है, उनका रिपीट हो रहा है, खाली लैंग्वेज क्या हुई है, चेंज हुई है। तो आप अगर चेक करोगे तो रिपीटेडली यहां आ रहा है पढ़ना, यूज्ड, जिन्हें काम में लिया जाता है इन रियल कम्युनिकेशन, यथार्थ के संप्रेषण में, और कैसे, रिपीटेडली, मतलब पुनरावृत्ति के अंदाज के साथ में से आपका काम में लिया जाता है। इजी टू स्पेल नहीं होता है, आसानी से वर्तनी के लिए नहीं होता है, यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन और स्पेसिफिक सिचुएशन, कहीं विशेष मौके या विशिष्ट स्थिति में काम में नहीं लिया जाता है, आर वेरी यूनिक एंड हार्डली यूज्ड इन कॉलोक्वियल लैंग्वेज, वो बिल्कुल अद्वितीय होते हैं, बड़ी मुश्किल से आपके विचार विमर्श या बोलचाल वाली भाषा में काम में लेते हैं, कतई ऐसा नहीं होता है। उसमें होता क्या है, रियल कम्युनिकेशन को बार बार करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां आज के 10 सवाल आपने देखे, धीरे धीरे आपका लेवल इनहांस होगा, आपके अंदर वो एक बूस्ट अप करने वाला, वो वहां पर अच्छे तरीके से आगे बढ़ने वाला इनहांसिंग नेचर का मोटिवेशन आपको मिलना है, जो इनर मोटिवेशन के नाम से जाना जाता। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन बेटा पढ़ते रहिए।